नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अपने वक्त के जमीनी धाकड़ और लोकप्रिय कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी का अपना अलग कद और अलग साख थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे इस कदावर नेता की कांग्रेसी आलाकमान कभी अनदेखी नहीं कर सका। ब्राह्मण समुदाय में खास पैठ रखने वाले एनडी तिवारी की गिनती रंगीन मिजाज और विलासी नेताओं में भी होती थी। इसकी एक उजागर मिसाल था उनका जैविक बेटा रोहित शेखर, जिसकी हत्या 28 अप्रैल को अपने ही घर में हो गई थी। हत्या करने वाली भी उसकी अपनी पत्नी अपूर्वा शुक्ला थी। खासे गुलाबी रंगत वाले इस युवक के नए नक्श पहाड़ी इलाकों में रहने वाले युवाओं तरीके ही थे, क्योंकि उसकी पैदाइश और परवरिश भी वहीं की थी। साल 2007 तक रोहित को नहीं मालूम था कि वो कोई ऐरा गेरा नहीं, बल्कि एनडी तिवारी जैसी सियासी शख्सियत का बेटा है। रोहित शेखर को जब अपनी मां से पता चला कि वो नारायण दत्त तिवारी का बेटा है, तो उसने विकट का दुस्साहस दिखाते हुए उन पर अपने पिता होने का दावा कर दिया था। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा कभी एनडी तिवारी की प्रेमिका हुआ करती थी, जिन्होंने तन मन से खुद को उन्हें सौंप दिया था। इस प्यार की देन था रोहित शेखर, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद एनडी तिवारी ने अपना बेटा माना था। उज्ज्वला गर्भवती हुई तो एनडी तिवारी ये सोचकर घबरा उठे कि कहीं वो होने वाली संतान को लेकर हो हल्ला ना कर दे, क्योंकि वे पहले से शादीशुदा थे और पत्नी सुशीला से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिनकी मृत्यु 1991 में हो गई थी। कभी पेशे से दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षिका रही उज्ज्वला खुद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और छोटी मोटी पदाधिकारी थी, इसलिए एनडी तिवारी के रसूख से वाकिफ थी। उज्ज्वला एक हद तक ही एनडी तिवारी पर दबाव बना पाई थी कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले और होने वाली संतान को भी अपना नाम दे। उज्ज्वला के पिता प्रोफेसर शेर सिंह भी कांग्रेस के जाने माने नेता थे और पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे थे। दरअसल उज्ज्वला अपने पति बीपी शर्मा को छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी। उनकी गोद में पहले पति से पैदा हुआ 2 साल का बेटा सिद्धार्थ भी था। एनडी तिवारी से उज्ज्वला की पहली मुलाकात 1968 में हुई थी, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उज्ज्वला की खूबसूरती पर वो मर मिटे थे। एनडी तिवारी लगातार उससे प्रणय निवेदन करते रहे और अंततः पहली बार 1977 में दोनों के पहली बार शारीरिक संबंध बने। एनडी तिवारी जानते थे कि अगर वे उज्ज्वला के दबाव में आ गए तो इतनी बदनामी होगी कि वे फिर कहीं के नहीं रहेंगे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस प्रेमिका को भाव नहीं दिया। ये समय था जब एनडी तिवारी का कैरियर और शोहरत दोनों सवाब पर थे। उनके एक इशारे पर किसी का भी कुछ भी बन सकता था और बिगड़ सकता था। उज्ज्वला को समझ में आ गया था कि बेवजह का हल्ला करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उल्टे ये जरूर हो सकता है कि वो इस दुनिया में कहीं किसी को नहीं दिखे। बेमन से उन्होंने एनडी तिवारी का रास्ता छोड़ दिया। इस समय चूंकि वो गर्भवती थी, इसलिए रोहित को पिता के रूप में मां के पहले पति का ही नाम मिला, जो वास्तव में उसके पिता थे ही नहीं। इससे एनडी तिवारी ने भी चैन और सुकून की सांस ली। उज्ज्वला समझदार और चालाक थी। इस बात को लेकर वो हमेशा एक उड़न में रही कि एनडी तिवारी उनके यौवन से तो खूब खेले, लेकिन जब बात शादी की आई तो वे साफ साफ मुकर गए। समय और हालात देखकर वो अपनी गृहस्थी में रम गई, लेकिन एनडी तिवारी की बेवफाई और बेरुखी को वो कभी नहीं भूल पाई। समय का पहिया घूमता रहा और रोहित बड़ा हो गया। उधर एनडी तिवारी भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे। वो भूल गए थे कि उज्ज्वला नाम की बला टरी नहीं है, बल्कि वक्ती तौर पर खामोश हो गई है, जो एक दिन ऐसा तूफान उनकी जिंदगी में लाएगी कि वे वाकई कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ भी। किशोर होते रोहित को जब उज्ज्वला ने ये सच बताया कि एनडी तिवारी उसके पिता है, तो रोहित के दिमाग की नसें हिल उठी। एनडी तिवारी से उसके नाना प्रोफेसर शेर सिंह के पारिवारिक संबंध थे। इस नाते वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था,
लेकिन उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की फौज रहती थी। ऐसा भी नहीं है कि एनडी तिवारी उज्ज्वला को एकदम भूल गए थे। वे दरअसल उससे मिलने ही आते थे और रोहित को खिलाते भी थे और उसे अपने जमाने की हिट फिल्म नूरी के गाने भी सुनाते थे। ये जानकर कि वो एनडी तिवारी का बेटा है, रोहित माँ की तरह अपने नाजायज पिता के रसूख और झांसे में नहीं आया। इसकी एक वजह यह भी थी कि अब तक एनडी तिवारी की राजनीति का ग्राफ उतर चुका था और वे 88 साल के भी हो चले थे। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए एनडी तिवारी पर अपने पिता होने का मुकदमा दायर कर दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान भी वो डरा नहीं। एनडी तिवारी ने उस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मात खा गए। बात डीएनए जांच तक आ पहुंची, जिससे ये साबित हो सके कि वाकई एनडी तिवारी रोहित शेखर के पिता है या नहीं, जैसा कि वो दावा कर रहा है। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। आखिरकार 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद सबसे बड़ी अदालत ने फैसला रोहित के हक में सुनाते हुए उसे एनडी तिवारी का जैविक पुत्र करार दिया। रोहित की जिंदगी का ये दुर्लभ क्षण था। वो ऐसी लड़ाई जीत गया था जो उसके नाम और वजूद से भी ताल्लुक रखती थी। मीडिया और अदालती प्रक्रिया में बार बार उसके लिए नाजायज शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर जीत के बाद सफेद शर्ट में चमकते हुए उसने कहा था कि नाजायज बेटा नहीं बल्कि बाप होता है। जीत के बाद उसने ये भी कहा था कि माँ को भी इंसाफ मिला। मुकदमे के दौरान वो इतने तनाव में रहा था कि एक बार तो उसे हार्ट अटैक भी आ गया था, जिससे वो जिंदगी भर आंशिक रूप से लंगड़ा कर चलता रहा। ये रोहित की इच्छा शक्ति और साहसी था कि उसने एनडी तिवारी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उनके चेहरे पर से शराफत और चरित्रवान नेता होने का नकाब उतार दिया था। एनडी तिवारी अब तक अंदर से भी टूट चुके थे। एक पुराना पाप हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। अब उनके सामने रोहित को अपना लेने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। यहाँ भी वे नेतागिरी दिखाने से बाज नहीं आए और रोहित को गले लगा लिया। महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रहते एनडी तिवारी ने करोड़ों अरबों की जो जायदाद बनाई थी, अब रोहित उसका वारिस बन बैठा था। उसके दबाव के चलते ही एनडी तिवारी ने विधिवत वैदिक रीति रिवाजों से 14 मई 2014 को उज्ज्वला से शादी भी कर ली। इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। कल के गंगू तेली उज्ज्वला और रोहित एक झटके में राजा भोज बन गए थे। सब कुछ सेटल हो गया था तो एनडी तिवारी ने अपनी नई पत्नी और नाजायज से जायज बन चुके बेटे के साथ दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी में आकर रहने लगे। इस आलीशान हवेली की आलीशान जिंदगी रोहित को मिली तो वो बोरा उठा। शौकिया शराब पीने वाला रोहित अब आदतन पियक्कड़ बन चुका था। वो अक्सर अपने नजदीकी लोगों से कहता था कि वो शायद दुनिया का पहला शख्स है जिसने अपने नाजायज होने की लड़ाई लड़ी। बहरहाल जिंदगी ढर्रे पर आ गई तो एनडी तिवारी ने रोहित को राजनीति में उतारने की सोची, क्योंकि तमाम बदनामियों और दुश्वारियों के बाद भी वे राजनीति से पूरी तरह खारिज नहीं हुए थे। ये वो दौर था जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर पड़ने लगी थी। ये भी सच है कि इन राज्यों में अगर कांग्रेस को कोई वापस खड़ा कर सकता था तो वो एनडी तिवारी ही थे। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी ने एनडी तिवारी पर दांव खेलने का जोखिम नहीं उठाया। रोहित के मुकदमे से हुई बदनामी तो इसकी एक वजह थी ही। एनडी तिवारी ने रोहित को कांग्रेस में जमाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वो भाजपा की शरण में गए, लेकिन यहाँ के शटर भी उनके लिए गिर चुके थे। जब उन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वे एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। रोहित और उज्ज्वला ने अपना फर्ज बखूबी निभाया और बीमार एनडी तिवारी की सेवा की। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में जन्मे एनडी तिवारी की मौत भी 18 अक्टूबर 2018 को ही हुई। मृत्यु से पहले वे बहू का मुंह देख चुके थे। रोहित ने अपनी पसंद की लड़की अपूर्वा शुक्ला से शादी कर ली थी। अपूर्वा मूलतः इंदौर की रहने वाली थी और पेशे से रोहित की तरह वकील है। इन दोनों की मुलाकात अक्सर सुप्रीम कोर्ट में होती रहती थी। अपूर्वा की पढ़ाई इंदौर में ही हुई थी। उसके पिता पीके शुक्ला इंदौर के नामी वकील है। इंदौर में प्रैक्टिस के साथ साथ अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ने दिल्ली भी जाने लगी थी। अपूर्वा एक मध्यम वर्गीय परिवार की महत्वाकांक्षी और बेइंतहा खूबसूरत लड़की है, जिसकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं चलती थी। रोहित जैसा भी था,
उसकी नजर में बेशुमार दौलत का मालिक था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इधर रोहित की दिक्कत ये थी कि एक मशहूर शख्सियत का बेटा होने के बाद भी बराबरी के घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि आखिरकार वो एक समय में नाजायज औलाद था। उम्र का 40वां पड़ाव छू रहे रोहित को भी अपूर्वा भाग गई थी। दोनों एक साल से डेटिंग करने के बाद 11 मई 2018 को शादी के बंधन में बंध गए। दिल्ली के नामी होटल अशोका में हुई इस शादी में देश की कई जानी मानी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थी। अपूर्वा एनडी तिवारी की बहू और रोहित शेखर की पत्नी बनकर डिफेंस कॉलोनी के उनके आलीशान घर में आकर रहने लगी थी। स्वास्थ्य कारणों से एनडी तिवारी बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। इस शादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा था। एक ज्योतिषी की सलाह पर अपूर्वा की मां मंजुला शुक्ला ने एक खास तरह की पूजा संपन्न कराई थी, जिससे बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। वरमाला के समय स्टेज पर भी काफी कुछ असहज दिखाई पड़ रहा था, जिसका खुलासा रोहित की हत्या के बाद हुआ। वो 13 अप्रैल 2018 का दिन था, जब रोहित अपना वोट डालने के लिए उत्तराखंड के कोटद्वार के लिए अपने परिवार वालों के साथ रवाना हुआ था। रोहित की शादी के बाद उज्ज्वला दूसरे बंगले में रहने आ गई थी, जो तिलक लेन में स्थित है। उसके साथ रोहित का मुंह बोला भाई राजीव, जो उज्ज्वला के पहले पति का बेटा है, और उसकी पत्नी कुमकुम रहते थे। रोहित का सौतेला भाई सिद्धार्थ रोहित के साथ रहता था। मां के दूसरे घर में चले जाने के बाद रोहित और भी बेलगाम हो चला था। उसके पास बेशुमार पैसा खर्च करने के लिए था, जिसका वारिस वो लंबी कानूनी लड़ाई और बदनामी के बाद बना। लिहाजा उसने पैसे की कीमत नहीं समझी। एनडी तिवारी की उसे राजनीति में लाने की कोशिशें नाकाम रही थी। यानी उसे अपने जैविक पिता के हिस्से की दौलत तो मिल गई, लेकिन शोहरत नहीं मिल पाई थी। डिफेंस कॉलोनी के इस बंगले के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसका अंदाजा बाहर किसी को नहीं था। बड़े लोगों के घरों में किस तरह का तनाव पसरा रहता है, इसका अंदाजा आमतौर पर कोई नहीं लगा पाता, क्योंकि लोगों की नजर में पैसा है तो सब कुछ है। रोहित कोटद्वार में वोट डालकर 15 अप्रैल की रात को ही घर वापस आ गया। वो शराब के नशे में था, लेकिन पूरी तरह से धुत नहीं था। डिनर उसने परिवार के साथ किया। इसके बाद उज्ज्वला तिलक लेन अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद अपूर्वा और रोहित में किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिससे दोनों का मूड ऑफ हो गया। झगड़े के बाद रोहित ऊपरी मंजिल के अपने कमरे में सोने चला गया और अपूर्वा रोज की तरह नीचे की मंजिल के कमरे में सोई। बंगले की बत्तियां बुझी तो घरेलू नौकर गोलू और ड्राइवर अभिषेक भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। भाई भाभी के आज के झगड़े के अंजाम से अनजान सिद्धार्थ भी अपने कमरे में जाकर पसर गया, जिसने एक गंभीर बीमारी का मरीज होने के चलते शादी नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह सभी उठकर अपने अपने काम में लग गए, सिवाय रोहित की, जो अक्सर देर से उठता था। चूंकि कुछ महीने पहले ही उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए कोई उसकी नींद में खलल नहीं डालता था। वैसे भी वो बीती रात कोटद्वार से लौटा था, इसलिए सभी को उसके देर तक सोने की उम्मीद थी। किसी ने उसके कमरे में झांकने तक की जरूरत नहीं समझी। दोपहर ढलने लगी थी। शाम को 4 बजे गोलू किसी काम से रोहित के कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर घबराया हुआ उल्टे पांव नीचे आ गया। उसने अपूर्वा को बताया कि साहब बिस्तर पर बेसुध पड़े हैं और उनकी नाक से खून बह रहा है। ये सुनते ही वो घबरा गई और उसने तुरंत उज्ज्वला को फोन करके रोहित की हालत से अवगत कराया। इत्तेफाक से उज्ज्वला अपने इलाज के सिलसिले में उस समय साकेत के मैक्स अस्पताल गई हुई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अस्पताल की एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने घर भेज दी। एम्बुलेंस से अपूर्वा रोहित को लेकर अस्पताल आ गई, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने चंद मिनटों की जांच के बाद रोहित को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में चूंकि मेडिको लीगल केस बनता था, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। ये मामला चूंकि थाना डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र का बनता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने थाना डिफेंस कॉलोनी को सूचना दे दी। पुलिस आई और जांच व पूछताछ में जुट गई। चूंकि मामला एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की संदिग्ध मौत का था, इसलिए पुलिस ने संभलकर काम किया। अपने बयान में उज्ज्वला ने रोहित की बाईपास सर्जरी होने की बात बताई और ये भी बताया कि उसके पिता की मौत भी ब्रेन हेमरेज से हुई थी। तो एक क्षण को तो पुलिस वालों को लगा ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है।
अपूर्वा ने भी रात का घटनाक्रम दोहरा दिया। चूंकि मौत संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस कोई लापरवाही न करते हुए रोहित के घर तक गई। मौत का ये शक उस समय यकीन में बदलने लगा जब अपूर्वा ने कानून की दुहाई देते हुए पुलिस को घर में जाने से रोकने की कोशिश की। रोहित की लाश पोस्टमार्टम के लिए सौंप चुके पुलिस वालों ने जब रोहित के बेडरूम की तलाशी ली तो बिस्तर के आसपास तरह तरह की दवाइयां बिखरी पड़ी थी। रोहित के सभी परिवार वाले मौत को नेचुरल डेथ बता रहे थे, इसलिए पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। जैसे ही रोहित की संदिग्ध मौत की खबर देश भर में फैली तो फिर चर्चाओं, अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हो उठा। उसके बारे में तो लोग काफी कुछ जानते थे, लेकिन अपूर्वा के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि अगर रोहित की हत्या हुई है तो इसमें किसी नजदीकी का ही हाथ है। 19 अप्रैल की रात जब एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने रोहित की लाश का पोस्टमार्टम कर उसकी मौत को संदिग्ध बताया तो पुलिसिया कार्रवाई में न केवल एक एक करके राज खुलने लगे, बल्कि 5 दिन बाद खुद अपूर्वा ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसने ही रोहित की हत्या की है। ये बेहद चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि हत्या में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था और मामला रात का था, वो भी बेडरूम का, तो किसी चश्मदीद के होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पुलिस की कार्रवाई और अपूर्वा के बयान से रोहित की हत्या की वजह और कहानी इस तरह से सामने आई। दरअसल फसाद शादी के रिसेप्शन के एक दिन पहले से ही तब शुरू हो गया था जब रोहित ने स्टेज पर ही अपूर्वा को मामूली बात पर बेइज्जत कर दिया था और दहेज में 11 लाख रुपए भी मांगे थे। इसकी वजह से मंजुला को इंदौर का अपना एक प्लॉट भी बेचना पड़ा था। बेटी की बेइज्जती पर मंजुला भड़क उठी थी और उन्होंने शादी तोड़ने की बात भी कह डाली थी। हालत और माहौल बिगड़ते देख उज्ज्वला ने उन्हें ये कहकर मनाया था कि अब अपूर्वा ही एनडी तिवारी की राजनीतिक विरासत संभालेगी, वो उसे राजनीति में लाएंगी। इस पर मंजुला शांत हो गई थी, लेकिन मन में शंका तो ज्योतिषी की पूजा पाठ के चलते आ ही गई थी। अपूर्वा जब शादी करके ससुराल आई तो बहुत जल्दी उसे ये एहसास हो गया था कि रोहित कहने को ही रईस है। यहाँ तो उसके नाम जायदाद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ तक कि डिफेंस कॉलोनी वाले जिस बंगले में वो रहती थी वो भी उज्ज्वला के नाम था। ये जानकर अपनी शादी के फैसले पर वो भन्ना उठी थी, लेकिन अब चूंकि कुछ नहीं हो सकता था इसलिए खामोश रही। रोहित का अव्वल दर्जे का पियक्कड़ होना भी उसके सपनों को तोड़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि रोहित की राजीव की पत्नी कुमकुम यानी अपनी भाभी से भी कुछ ज्यादा ही निजी संबंध है और वो पूरी बराबरी से रोहित के साथ बैठकर शराब पीती है। कई बार तो घर के नौकर भी मालिकों के साथ बैठकर शराब पीते थे। कुमकुम ने उसे भी शराब पीने का ऑफर किया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। रोहित न केवल शराबी और अय्याश था बल्कि हिंसक भी था। शादी के 6ठे दिन ही वो अपूर्वा को मसूरी ले गया था, साथ में घर के नौकर भी थे। उसे एक दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, जिसके बाद दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया तो रोहित ने उसे भी मारा पीटा था। शादी के 6ठे दिन से ही अपूर्वा और रोहित में खटपट शुरू हो गई थी और कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग अलग सोने लगे थे। बीते कुछ दिनों से अपूर्वा को यह शक भी हो रहा था कि कुमकुम का बेटा असल में रोहित से ही पैदा हुआ है, यानी इन दोनों के अवैध संबंध शादी के काफी पहले से है और घर में हर किसी को इसकी जानकारी है। शादी के 15 दिन बाद अपूर्वा अपने मायके इंदौर आई थी और मंजुला को सब कुछ बताया था, तो उन्होंने फिर पूजा पाठ कराया था। तब अपूर्वा शायद तय करके आई थी कि अब ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने साथ अपना सारा कीमती सामान लेकर आई थी। लेकिन जब रोहित की बाईपास सर्जरी हुई तो फिर वो दिल्ली चली गई थी। सर्जरी के बाद भी दोनों के रिश्ते नहीं सुधरे, उल्टे कड़वाहट बढ़ती गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह कुमकुम होती थी। सच जो भी हो, लेकिन दोनों अब रिश्ते को जी नहीं रहे थे बल्कि ढो रहे थे। अपूर्वा को हर समय ये लगता था कि रोहित जानबूझकर कुमकुम के लिए उसकी अनदेखी करता रहता है। इस बात से वो बेहद चिड़ी रहती थी। 15 अप्रैल को जब रोहित दिल्ली लौट रहा था तब अपूर्वा ने उसे वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसने देखा कि रोहित और कुमकुम चढ़कर बैठे एक रेस्टोरेंट में शराब पी रहे हैं, तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे लग रहा था कि रोहित ने उसके साथ शादी के नाम पर धोखा किया है। रात को जब रोहित सोने चला गया तो कोई 1:30 बजे
वो रोहित के कमरे में गई और 1.5 घंटे बाद वापस आई। ये दृश्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद था, इसलिए पुलिस को इस निष्कर्ष पर पहुंचते देर नहीं लगी कि रोहित की कातिल अपूर्वा ही है। लिहाजा उसे गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का समय रात 1:30 बजे के आसपास ही बताया गया था। इस पर अपूर्वा का कहना यह था कि वो तो रात 1:30 बजे पति के साथ सहवास करने गई थी और किया भी था। मुमकिन है इसी दौरान उसकी मौत हो गई हो, जबकि पुलिस का अंदाजा ये था कि अपूर्वा ने रोहित का गला दबाया होगा और ये बात उसने बाद में स्वीकारी भी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के कई पेच है। उज्ज्वला जो पहले बेटे की मौत को स्वाभाविक बता रही थी, अचानक ही पलटी खा गई और अपूर्वा को हत्यारी ठहराने लगी। बकौल उज्ज्वला, अपूर्वा की नजर उनकी दौलत पर थी और इसी लालच में उसने रोहित से शादी की थी। बेटे बहू में तनावपूर्ण संबंध थे और दोनों तलाक तक की बात करने लगे थे, लेकिन उज्ज्वला के बयान का ये विरोधाभास किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि उन्होंने 16 अप्रैल को सुबह का नाश्ता रोहित के साथ किया था, जबकि पोस्टमार्टम के मुताबिक उसकी हत्या रात 1:30 बजे के लगभग हो चुकी थी। इस आरोप से अपूर्वा को राहत मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लंबी पूछताछ के बाद उसने आखिर 24 अप्रैल को अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही गला दबाकर रोहित की हत्या की थी और हत्या के कुछ देर बाद वो अपने कमरे में लौट आई थी। कमरे में आने के बाद वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों से चैटिंग भी करती रही, जो बाद में उसने डिलीट कर दी थी। अब ये फैसला अदालत करेगी कि रोहित की हत्या अपूर्वा ने की है या नहीं, लेकिन ये तय है कि रोहित की अय्यासी उसे महंगी पड़ी। एनडी तिवारी का जैविक बेटा साबित होने के बाद वो बहक गया था। दिल का मरीज होने के बाद भी वो बहुत शराब पीता था। तरस उस पर इसलिए भी आता है कि वो पिता की अय्यासी के चलते पैदा हुआ और खुद की अय्यासी के चलते मारा गया। एनडी तिवारी ने उसे दिल से बेटा माना था या बदनामी से बचने के लिए दिमाग से काम लिया था। ये बात तो उन्हीं के साथ खत्म हो गई, पर लगता है ऐसा है कि कानूनी अड़चनों के चलते उन्होंने अपने नाजायज बेटे को स्वीकार कर लिया था। वो भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए अय्यासी साबित हुआ। इस तरह मरते मरते भी रोहित साबित कर गया कि वह एनडी तिवारी का ही बेटा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।